आज हम शुरू कर रहे हैं मुकेश महेश्वरी बुक का चैप्टर 3, जिसमें मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में जानेंगे। तो इसको 4 पार्ट में बताया गया है: प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ये सब कालों में पूरे मध्य प्रदेश के इतिहास है, पूरे विश्व का इतिहास है, लेकिन हम केवल मध्य प्रदेश में जो घटनाएं घटी हैं इन कालों में उन्हीं को देखेंगे, और मध्य प्रदेश से रिलेटेड जितनी भी वंश है उनको देखेंगे, जितनी भी चीज़ें हैं सब देखेंगे। तो प्रागैतिहासिक काल में 2 काल आते हैं, पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। तो सबसे पहले देखते हैं पाषाण काल। इसमें क्या चीज़ें थी, कैसी थी, और मध्य प्रदेश से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें हैं इस काल की। तो सबसे पहले पाषाण काल के बारे में देखते हैं। तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो पूर्व पाषाण काल में क्या है? पूर्व पाषाण काल में ये है कि उस समय के जो औजार होते थे वो बहुत बड़े बड़े होते थे और उनमें बेट नहीं लगे रहते थे। बिना बेट के औजार मिले हैं, तो ये पूर्व पाषाण काल के हैं, जिनमें हस्तकुठा हैं मेन। और फिर उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल, जिसमें बहुत डेवलपमेंट होता है और जो औजार बड़े बड़े थे वो छोटे हो जाते हैं। और उसके बाद आता है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, और इस काल में मनुष्यों ने कृषि करना, पशुपालन करना, गृह निर्माण करना और अग्नि प्रयोग, ये सारी चीज़ें सीख चुके थे। तो ये नव पाषाण काल में आ जाता है। तो ये हो गया प्रागैतिहासिक काल, जिसमें 3 पार्ट्स हैं, और इसके प्रूफ देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के पूर्व प्रागैतिहासिक स्थल हैं आदमगढ़, और दूसरा है भीमबेटका। पहला आदमगढ़ है, दूसरा है भीमबेटका। और प्रागैतिहासिक मानव की क्रीड़ा स्थली थी ये। उस समय के जो मानव थे उनकी क्रीड़ा स्थली थी। और दूसरी चीज़ क्या है? ये है आदमगढ़। दूसरी चीज़ है भीमबेटका। तो भीमबेटका में क्या है? जिला रायसेन में है, और ये है भीमबेटका, उधर की गुफाएं। और ये अपनी पेंटिंग्स के लिए प्रसिद्ध है। ये इस टाइप की पेंटिंग्स हैं, और उस टाइम पे जो कलर लगाया गया था आज भी कलर वैसा ही है, और ये कभी मिटता नहीं है। तो ये इसकी खासियत है। फिर आ जाते हैं ताम्रपाषाण काल के बारे में। तो बाकी सब चीज़ें तो ऐसी ही थी, लेकिन इसमें तांबा धातु का इस्तेमाल होने लगा था, और इसके बहुत सारे प्रूफ मिले हैं। जैसे कायथा उज्जैन में है, तो यहाँ कुल्हाड़ियाँ, छेनी तांबा धातु की मिली हैं। फिर एरण जो सागर में है, तांबे की कुल्हाड़ियाँ, सोने के गोल टुकड़े और ताम्रकालीन बस्ती के प्रमाण आदि प्राप्त हुए हैं। ऐसी बहुत सारी जगह हैं। तो ये है सागर का एरण। फिर उसके बाद ये वहीं की जगह है। और नवदा टोली, ये एक और जगह है जहाँ से चीज़ें मिली हैं, जैसे चूल्हे, परिवहन की गाड़ी, तांबे और पत्थर के औजार आदि मिले हैं। तो ताम्रपाषाण काल के ये बहुत सारी जगहें हैं, मतलब 30 से अधिक ताम्रपाषाणिक बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। तो किन किन बस्तियों को देखेंगे? तो 2-3 देख लिए, और है आवरा है, डंगवाला है, नागदा है। तो ऐसे बहुत सारे हैं जिनसे ताम्रपाषाण काल के प्रूफ मिले हैं। तो प्रागैतिहासिक काल समाप्त हुआ। तो प्रागैतिहासिक काल के बाद आता है प्राचीन काल, और ये जितने भी स्टडी हैं वो केवल प्रूफ के आधार पे हैं, और इसलिए मध्य प्रदेश का जो इतिहास है लगभग ताम्रपाषाण काल के बाद लौह युग आता है, उससे शुरू होता है। तो देखते हैं प्राचीन काल में क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आता है पाषाण युग। पाषाण युग में क्या है? महापाषाण स्मारक है, जिसको इंग्लिश में मेगालिथ कहते हैं। तो इसमें क्या, बहुत बड़े बड़े पत्थर थे, और उनको एक दूसरे पे लगा के टिका के चीज़ें बनाई जाती थी। फिर उसके बाद लौह युगीन संस्कृति आती है। तो मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना, श्योपुर और ग्वालियर क्षेत्र से साक्ष्य मिले हैं लौह युगीन संस्कृति के। तो ये हैं, ये प्राचीन काल के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो उसके बाद आता है वैदिक युग। वैदिक युग में क्या आता है कि कारुष वंश है, चंद्र वंश है, हैहय वंश है, सहस्त्रार्जुन है,
और राजा अवंती है। तो इन सब का रिलेशन मध्य प्रदेश से है। इसलिए देखते हैं कारुष वंश का क्या है मध्य प्रदेश में। तो इन्होंने क्या किया था, बुंदेलखंड में राज्य किया था। कारुष वंश था क्या? अगर अनुश्रुतियों की माने तो मनुष्यों की परंपरा में जो अंतिम मनु थे, वैवस्वत मनु, तो उनके 10 पुत्र थे और 10 पुत्रों में से एक पुत्र थे कारुष, जिनके नाम पर कारुष वंश शुरू हुआ। तो इनका रिलेशन किससे था? बुंदेलखंड से था। वैदिक युग में जो कारुष वंश थे उनका रिलेशन बुंदेलखंड से है। फिर उसके बाद आते हैं चंद्रवंश। तो चंद्रवंश का भी रिलेशन बुंदेलखंड से ही था और इन्होंने यहाँ तक राज्य किया था। और जो वैवस्वत मनु थे उनकी पुत्री इला का विवाह इनसे हुआ था, चंद्र से, सोम से। तो उनके नाम पे एल साम्राज्य पड़ा और इनका भी रिलेशन किससे था? बुंदेलखंड से। फिर उसके बाद हैहय वंश। हैहय वंश का रिलेशन किससे है? महेश्वर से। मतलब पहले वो महिष्मती था लेकिन आज के वर्तमान में महेश्वर है। तो ये भी मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। तो हैहय वंश में ही सहस्त्रार्जुन हुए, जिनको सहस्त्रबाहु भी कहा जाता। और ये एक महान सम्राट हुए और जिनकी 1000 भुजाएं माने जाते थे। और उसने समस्त पृथ्वी को जीत लिया था और लंका के राजा रावण को भी हराया था इसने। तो ये हैहय वंश के ही हैं। फिर राजा अवंती आए। तो हैहय के पुत्र सहस्त्रार्जुन हुए और सहस्त्रार्जुन के जयध्वज हुए, जिन्होंने मालवा पर राज किया। और जयध्वज के पुत्र अवंती हुए और उन्हीं के नाम पे इसका नाम अवंती पड़ा था। तो इनके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन है और इन सब का रिलेशन मध्य प्रदेश से है। तो वैदिक युग में इतनी सी चीज़ें हैं, हमने शॉर्ट में पढ़ा। फिर आगे देखते हैं क्या है। उसके बाद आता है महाकाव्य काल। तो महाकाव्य काल में क्या है? तो रामायण और महाभारत में जिन जिन स्थानों का और जगहों का वर्णन किया है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले दंडकारण्य है जो बस्तर में है, छत्तीसगढ़ में। तो इसमें क्या हुआ था कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार जो राम जी थे उन्होंने बहुत सारा समय यहीं पे बिताया था और यहीं से रावण ने सीता का अपहरण किया था। फिर आता है चित्रकूट। तो चित्रकूट की किंवदंती है कि राम ने चित्रकूट में तुलसीदास जी को दर्शन दिए थे। और वाल्मीकि आश्रम टोंस नदी या तमसा नदी पर है जो अमरकंटक से निकलती है। फिर उसके बाद आता है बुंदेलखंड और बघेलखंड के बारे में। तो जो वर्तमान में बुंदेलखंड है और बघेलखंड है, तो उन जगहों के बहुत सारे राज्यों ने पार्टिसिपेट किया था महाभारत के युद्ध में। तो कुछ लोग पांडवों के साथ युद्ध किए थे और कुछ कौरवों के पक्ष में युद्ध किए थे। तो ये है मध्य प्रदेश से रिलेटेड। तो वत्स, काशी, कारस और मत्स्य जो पांडवों की तरफ से युद्ध किए थे। फिर उसके बाद महाभारत काल में जो महिष्मती था, उज्जैनी और विराटपुरी मध्य प्रदेश के प्रमुख नगर हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मायने रखते थे उस वक्त महाभारत काल में, उज्जैनी, विराटपुरी और महिष्मती। तो महाकाव्य काल में इतनी सारी बातें हैं जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। फिर आगे देखते हैं। फिर बात है महाजनपदों की। तो हम सब जानते हैं कि पूरे 16 महाजनपद थे, लेकिन जो मध्य प्रदेश से रिलेशन रखने वाले हैं वो हैं 2, चेदी जनपद और अवंती। तो चेदी जनपद कहाँ थे? बुंदेलखंड में थे। और जो चेदी जनपद थी उनकी राजधानी कहाँ थी? शक्तिमती। और चेदी वंश के राजा जो शिशुपाल थे उनका महाभारत में वर्णन हुआ है। ये शिशुपाल वही हैं जिनका गला भगवान श्री कृष्ण ने अपने चक्र से काटा था। और चेदी बाद में कमज़ोर पड़ गए और मगध ने इसे अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो ये है चेदी जनपद के बारे में। फिर आता है अवंती। तो अवंती के 2 पार्ट हैं, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। तो उत्तरी अवंती की राजधानी कहाँ थी? उज्जैनी में। और फिर उसके बाद दक्षिणी अवंती की महिष्मती में। तो इन दोनों का भी रिलेशन मध्य प्रदेश से है। तो 2 जनपद है, चेदी जनपद और अवंती।
तो चेदी जनपद कहाँ? बुंदेलखंड से है, और अवंती 2 हैं तो उज्जैनी और महेशमती। फिर आगे देखते हैं, तो कुछ नगर थे पहले जिनके नाम कुछ और थे लेकिन अब कुछ और हो गए हैं। तो आज का जो सुहागपुर है वो पहले विराटपुरी था, और महेश्वर है तो उसको महेशमती कहते हैं, इंदौर को इंद्रपुर, केंडिया को कुंतलपुर, उज्जैन को उज्जैनी, भोपाल को भोजताल, धार को धारा नगरी, रीवा को भथा भरहुत, और सतना को क्या कहते हैं? अंचहरा। तो ये है कुछ प्राचीन नाम जिनमें से जो इम्पोर्टेंट लगे वो रीड कर लीजिएगा। फिर आगे फिर आता है नंद वंश। तो नंद वंश में क्या होता है? जो नंदवंशी राजा है महापद्मनंदन, उसने साम्राज्य का विस्तार किया था और अपनी नीतियों के तहत चेदी को मगध राज्य में मिला लिया था, और बड़वानी में नंदवंशी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। तो ये भी रिलेटेड है मध्य प्रदेश से। और मौर्य युग आता है उसके बाद। तो मौर्य युग में क्या होता है? जो सम्राट बिंदुसार रहता है उसने अपने पुत्र अशोक को अवंती का प्रांतपति बना दिया, और उसके बाद अशोक का विवाह होता है महादेवी से, और जो कि एक वैश्य की पुत्री थी। और फिर उसके बाद इसी अशोक ने क्या किया था? सांची का प्रसिद्ध स्तूप बनवाया था सम्राट बनने के बाद। तो ये है। फिर अशोक के लघु शिलालेख भी हैं रूपनाथ में, गुर्जरा में, सारोमारो में और पानगुराड़िया में। तो ये सारे रिलेटेड मध्य प्रदेश से। तो नंद वंश भी, मौर्य युग भी, अशोक और उसके लघु शिलालेख। फिर आगे देखते हैं मौर्यकालीन स्तूप। तो इनमें से सांची के स्तूप, तुमेन का स्तूप, उज्जैन का बौद्ध महास्तूप, फिर कसरावत के स्तूप और देवकोठार के स्तूप, ये सारे एमपी से रिलेटेड हैं, जिसमें से सांची का स्तूप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यह है सांची का स्तूप, जो मूल रूप से किससे? ईंटों से बना हुआ है। तो सांची का जो बौद्ध स्तूप है वो किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने बनवाया था, और 1818 में जनरल टेलर जो थे उन्होंने इसकी खोज की थी। फिर उसके बाद आता है तुमेन का स्तूप, जो जिला गुना से रिलेटेड है। तो तुमेन के स्तूप की क्या खासियत है? तो यहाँ से 3 मौर्यकालीन बौद्ध स्तूपों के अवशेष मिले हैं। फिर उसके बाद उज्जैन का बौद्ध महास्तूप अशोक ने अपनी पत्नी कुमार देवी के लिए बनवाया था। फिर कसरावत के स्तूप, जो जिला खरगोन में है, यहाँ से 11 मौर्यकालीन स्तूप प्राप्त हुए हैं। फिर देवकोठार के स्तूप, जो जिला रीवा में है, तो यहाँ से भी मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप प्राप्त हुए हैं। अब देखते हैं मौर्योत्तर काल। इसमें क्या हुआ था? इसमें इस टाइम पे बहुत सारे नगर विकसित हुए थे, जैसे एरण, त्रिपुरी, महेशमती, विदिशा, अवंती, उज्जैनी। तो ये सब नगर विकसित हुए थे। तो इस समय के आहत सिक्के पंचमार्क हमें उपलब्ध हैं, और सिक्कों पर ब्राह्मी लिपि में लेख है। फिर उसके बाद आता है शुंग काल। शुंग काल में क्या होता है? शुंग मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? उज्जैन के, और यहाँ मौर्यों की सेवा में रहे वो लोग। और मौर्यों के बाद शुंग वंश ने मगध पर राज्य किया। फिर इसकी स्थापना किसने की थी? पुण्यमित्र शुंग ने, जिसने अंतिम मौर्य राजा बृहदत्त की हत्या करके की। और इसके पुत्र हुए अग्निमित्र, जो कि विदिशा का प्रांतपति था, और इसकी और मालविका के प्रेम प्रसंग को आधार बना करके कालिदास ने मालविका अग्निमित्र लिखी थी। उसके बाद इनके दरबार में यूनानी राजकुल हेलिओडोरस आया था, और जो प्रसिद्ध गरुड़ स्तंभ है खाम बाबा, उसको ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण करवाया और अपने आप को परम भागवत घोषित किया था। तो आगे देखते हैं गुप्त काल। इनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एमपी से रिलेटेड हैं। तो जब गुप्त काल आया था उस समय पूरे भारत का एकीकरण हुआ था, क्योंकि इसके प्रतापी राजाओं की अधिकता हो गई थी। और फिर उसके बाद जब इनका पाटलिपुत्र में उदय हो रहा था, तब मध्य प्रदेश में बहुत सारी स्थानीय शक्तियाँ थीं, जिनमें शक,
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, अपने आप में पावरफुल था, और नागवंशी राज्य भी शामिल थे। फिर उसके बाद सागर का जो एरण है, समुद्रगुप्त का स्वभोग नगर बन चुका था। तो जो गुप्त काल का जो मेन सम्राट है समुद्रगुप्त, जो वैश्विक स्तर का सम्राट था, उसने क्या किया था, जो एरण है सागर, उसको स्वभोग नगर बनवाया और कांच नाम का सिक्का यहाँ से प्राप्त हुआ है। फिर उसके बाद जो समुद्रगुप्त था, उन्होंने सब कुछ जीत लिया था, पूरे मध्य प्रदेश को जीत लिया था, लेकिन शकों को छोड़ के वो शक को नहीं जीत पाए थे। लेकिन उसके बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य आते हैं और शकों को जीत लेते हैं और पूरे मध्य प्रदेश को अपने अधीन कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो सांची का अभिलेख है वो दीर्घकालीन अभियान की पुष्टि करता है। जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का दीर्घकालीन अभियान है उसकी पुष्टि करता है सांची का अभिलेख। और फिर उसके बाद देवी चंद्रगुप्तम से पता चला उनके शक विजय के बारे में। जो उन्होंने शक विजय किया था वो देवी चंद्रगुप्तम से पता चला। और राजा रामगुप्त के विदिशा संग्रहालय में स्थित मूर्ति है। और उज्जैनी को इन्होंने क्या किया था, अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। फिर आगे देखते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और उनके 9 रत्न। तो ये 9 रत्न हैं जिनमें कालिदास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कालिदास, वेताल भट्ट, वराहमिहिर, धन्वंतरी, अमर सिंह, वररुचि, घटकरपर, क्षणपक, शुक। तो ये 9 रत्न हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। फिर उसके बाद आते हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के टाइम पे हुण आक्रमण हुआ था, जिसको इंग्लिश में हेपेथलाइट्स कहते हैं। तो हुण क्या थे, चीन की खुखार जनजाति हुण थे। और फिर उसके बाद इन्होंने लड़ाई किया स्कंदगुप्त से, लेकिन स्कंदगुप्त ने इनको इतनी बुरी तरह से हरा दिया था कि ये लोग 50 सालों तक भारत पे आक्रमण नहीं कर पाए थे। और उसके बाद जब स्कंदगुप्त हुणों से लड़ रहे थे, हुणों का आक्रमण हुआ था, तब वकाटक जो वंश था उसने इस आक्रमण का फ़ायदा उठा के मालवा पर अधिकार कर लिया, लेकिन बाद में स्कंदगुप्त ने उसको छीन लिया था। फिर उसके बाद आता है वर्मा वंश। वर्मा वंश के जो सिंह वर्मा थे समुद्रगुप्त के समकालीन थे। तो सिंह वर्मा के 2 पुत्र थे, चंद्रवर्मा और नरवर्मा। तो चंद्रवर्मा ने तो मारवाड़ में राज्य किया और नरवर्मा के 2 पुत्र थे, बंधुवर्मा, भीमवर्मा। तो बंधुवर्मा इसलिए फेमस है क्योंकि उनका सूर्य मंदिर हेतु दान देने के लिए उल्लेख है। फिर उसके बाद देखते हैं नल वंश। तो नल वंश किस तरह से रिलेटेड है एमपी से, तो बस्तर से रिलेटेड है और इसके राजा कौन है, भावदत्त वर्मा। फिर वर्धन वंश। वर्धन वंश के राजा कौन है, हर्षवर्धन। और यहाँ चीनी यात्री आए थे, वेंग सॉन्ग। और जो हर्षवर्धन थे उन्होंने किस किस से लड़ाई की थी, गोंडों से लड़ाई की थी, चालुक्य से किया था, वल्लभी और सिंध से भी इन्होंने युद्ध किया था। फिर उसके बाद राष्ट्रकूट वंश। तो राष्ट्रकूट वंश तो मूलतः महाराष्ट्र का था, लेकिन उसने बैतूल क्षेत्र में भी शासन किया था। अब देखते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। तो गुर्जर प्रतिहार वंश तो मूल रूप से राजस्थान में थे, लेकिन उन्होंने उज्जैनी में भी शासन किया है। फिर जिजाज भुक्ती जो कि बुंदेलखंड से रिलेटेड है। तो बुंदेलखंड का चंदेल वंश है। और उसके बाद इसके संस्थापक कौन है, नन्नुक। फिर उसके बाद कलचुरी वंश। कलचुरी वंश के जो राजा हैं वो कृष्णराज, जो पहले ज्ञात शासक महिष्मती के हैं, और इनका अधिकांश समय त्रिपुरी जबलपुर में बिता। तो आगे देखते हैं तोमर वंश। तो जब मुस्लिमों का डावाडोल होने लगा था, तब वीर सिंह देव ने तोमर वंश की नींव डाली थी ग्वालियर में। फिर आगे देखते हैं तो मुकेश महेश्वरी बुक में ये एक चार्ट में दिए हैं सारे वंश और उनके क्षेत्र दिए हैं, हम देख सकते हैं। तो कारुष वंश बघेलखंड का था, चंद्रवंश एल साम्राज्य बघेलखंड से बुंदेलखंड तक। फिर यादव वंश चंबल, बेतवा, केन नदियों का मध्य भूभाग पर। फिर शुंग वंश विदिशा, बेसनगर पर। कामहर्क वंश शकों का उपवंश उज्जैन में।
फिर उसके बाद नागवंश विदिशा ग्वालियर, फिर बौद्धि वंश जबलपुर, मगवंश बघेलखंड, आबिर वंश अहिरवार, फिर वाकटक वंश विंध्य प्रदेश मालवा विदिशा, फिर औलिकर वंश दशपुर मंदसौर में, मोखली वंश मालवा, परिव्राजक वंश उच्चकल्प राजवंश, शैल वंश पांड्य वंश, चंदेल वंश कहाँ बुंदेलखंड में, तोमर वंश ग्वालियर में, परमार वंश मालवा में, बुंदेला राज्य बुंदेलखंड में, होलकर वंश मालवा में, सिंधिया वंश गुना ग्वालियर में और नवाब भोपाल में। तो ये हैं, इतने सारे वंश हैं और इनके स्थान हैं, क्षेत्र हैं, तो हम देख सकते हैं।